दोस्तों, आज की कहानी अपने आप में बड़ी अजीब कहानी है कि जब मैंने इस कहानी को सुना, जब मैंने इस कहानी को पढ़ा, मैंने सोचा जब इस कहानी को आप लोगों को सुनाना चाहिए। तो मैंने इससे पहले भी बहुत सारी क्राइम की कहानियाँ आप लोगों को सुनाई हैं। अमूमन अगर कोई इंसान क्राइम करता है तो या तो पैसों का लालच देता है या फिर किसी इंसान को बुलाता है, शराब वगैरह पिलाकर कत्ल कर देता है। लेकिन आज की कहानी अपने आप में इतनी ज़्यादा अजीब कहानी है कि सेक्स का लालच देकर कत्ल कराने की बात सामने आती है। और यकीनन दोस्तों, ये जो पूरी कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगा, तो इस कहानी को सुनने के बाद में आप लोग अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे, क्योंकि आज के इस दौर में कुछ इस तरीके से भी क्राइम हो रहे हैं। तो ये पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से दोस्तों मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, लेकिन आप लोगों से फिर वही एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक बटन दबाना बिल्कुल ना भूला करें, क्योंकि दोस्तों आप सभी लोगों के प्यार की और सपोर्ट की ज़रूरत है। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रख सकते। वो लोग ये कह सकते हैं कि आप डेली स्टोरी नहीं लेके आते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें थी जिनको संभालना पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैंने उन सारी चीज़ों को एकत्र करके कम से कम ठीक करने की कोशिश की है और उम्मीद ये करता हूँ कि आगे फ्यूचर में इस तरीके की चीज़ें ना हो। तो आपसे कोशिश यही रहेगी कि वीडियो आप लोगों तक डेली पहुँचे। तो फिर चलते हैं, सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। दोस्तों, आज की कहानी की अगर हम लोग बात करें तो आज की कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से। और इसी शाहजहांपुर के अंतर्गत एक गांव पड़ता है भटपुरा करके। इसी गांव के अंदर एक परिवार रहा करता था। एक बूढ़ी महिला रहा करती थी, उसके 2 बेटे थे। हाँ, एक बेटी भी थी, लेकिन बेटी की शादी हो चुकी थी। बड़े बेटे का नाम राजू था और जो छोटा वाला बेटा था उसका नाम बलराम था। लिहाजा ये परिवार जो था ज़्यादा संपन्न परिवार नहीं था। मेहनत मजदूरी किया करता था, उसी मेहनत मजदूरी से अपना भरण पोषण किया करता था। सारी ही चीज़ें इस परिवार के लिए बिल्कुल ठीक चल रही थी। अब ये फैसला होता है कि जो छोटा वाला बेटा है बलराम, उसकी शादी करनी चाहिए। लिहाजा पूजा नाम की महिला के साथ में उसकी शादी होती है। शादी होने के बाद में जो पूजा थी अपने पति के साथ रहने के लिए उसके घर आती है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है। वक्त गुजरने के बाद में पूजा और बलराम को टोटल 4 बच्चे हो जाते हैं, जिसमें एक बड़ी बेटी होती है, उसके बाद फिर एक बेटा होता है, उसके बाद फिर एक बेटी होती है और उसके बाद एक सबसे छोटा बेटा होता है छोटू। जो बड़ा भाई मैंने आप लोग को बताया वो ऑलरेडी काम के सिलसिले में बाहर रहता है, राजू। और जो बलराम है ये अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ जैसे तैसे कर कर जिंदगी गुजर बसर करने की कोशिश कर रहा है। पूरा परिवार ठीक है। परिवार में ज़्यादा पैसे तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये परिवार में खुशियाँ भरपूर है, प्यार भरपूर है, इज्जत भरपूर है और पूरा ही परिवार इसी तरीके से अपनी ज़िंदगी की गुजर बसर कर रहा है। अभी चंद दिन पहले की बात है, जो बड़ा भाई राजू होता है काम के सिलसिले में अपने घर से कहीं बाहर चला जाता है। अब जो छोटा भाई बलराम था वो अपने बीवी बच्चों के साथ में अपने कमरे में सो जाता है। अगले दिन सुबह होती है। जो राजू था अपना कामकाज निपटा कर सुबह सुबह अपने घर पहुँचता है, लेकिन जब घर पहुंचता है तो घर का जो दृश्य होता है ये राजू को चौंका देता है। दरअसल इस घर के अंदर मातम पसरा हुआ है। जो पूजा है वो अलग रो रही है और जो माँ है वो अलग रो रही है, बच्चे अलग रो रहे हैं। राजू पूछता है कि क्या मामला है, क्यों सब लोग रो रहे हैं, और रो भी इस तरीके से रहे कि ज़ारो कतार रो रहे हैं। लिहाजा जो पूजा होती है अब राजू से कहती है अपने जेठ से कि तुम्हारे जो भाई हैं, मेरे जो पति हैं बलराम, उन्होंने सुसाइड कर लिया है। अब जैसे ही ये बात बलराम सुनता है, पूछता है क्यों, कैसे, तो पूजा बताती है कि उन्होंने किसी तेज धारदार हथियार से अपने गले पर चलाकर अपनी जान दे दी। अब बेचारा जो राजू होता है तुरंत कमरे में भागता है। कमरे में भागने के बाद में देखता है कि हाँ, जो भाई है उसकी गर्दन से बहुत ज़्यादा खून बह रहा है और मृत अवस्था में ये बेड पर पड़ा हुआ है। बेचारा राजू फिर भी चीखता है, चिल्लाता है, लोगों को इकट्ठा करता है और लोगों की मदद से हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करता है। बहरहाल जो गांव का एक छोटा सा डॉक्टर था उसने पहले ही बता दिया था कि अब बलराम के अंदर कुछ भी नहीं बचा, यानी उसकी जान जा चुकी है। अब राजू के ऊपर ये बड़ा प्रेशर था कि आखिरकार क्यों उसका भाई जान दे देगा। दूसरी तरफ अब जो भाभी थी वो भी विधवा हो चुकी थी, बच्चे अनाथ हो चुके थे, माँ भी परेशान थी। अच्छा, अब ये गांव के जितने भी लोग थे वो भी सब मान चुके थे कि किसी प्रेशर की वजह से बलराम ने अपना गला काटकर अपनी जान दे दी। अब दोस्तों, भले ही गांव के सारे लोग ये मान चुके थे कि बलराम ने आत्महत्या कर ली है, लेकिन जो भाई था उस भाई के जहन में ये चीज़ें कहीं ना कहीं घर कर जाती हैं कि कोई भला अपना गला काटकर कैसे जान दे सकता है। अगर कोई आत्महत्या करेगा तो उसके पास और भी कुछ रास्ते होते हैं, लेकिन ये अपने आप में पहला ऐसा केस दिख रहा हूँ कि जिसमें मरने वाले ने, आत्महत्या करने वाले ने अपना गला काटकर आत्महत्या की हो।
लिहाजा उसके बाद में सीधा पुलिस थाने पहुंच जाता है। पुलिस थाने पहुंचने के बाद में ये पुलिस को सारी बात सिलसिलेवार तरीके से बताता है कि साहब मेरे भाई की इन परिस्थितियों में मौत हुई है। घर वाले बोल रहे हैं कि उसने आत्महत्या की है। मैं बाहर था, लेकिन साहब मुझे ये बातें बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि मेरे भाई ने आत्महत्या की है। साहब मेरे भाई के केस में आप चलिए और छानबीन कीजिए। अब जैसे ही पुलिस वाले ये बात सुनते हैं, पुलिस वालों को भी बड़ा अजीब लगता है। पुलिस वालों को भी थोड़ा सा संदेह होता है। पुलिस की टीम तुरंत घर पे पहुंच जाती है। बलराम के घर पे जाने के बाद में घर की पूरी छानबीन करती है, कमरे की छानबीन करती है, माँ से पूछताछ करती है, पत्नी से पूछताछ करती है। तो ना कमरे से छानबीन में कुछ मिला, ना घर की छानबीन में कुछ मिला। माँ ने जो बातें पता चली थी वो बताई। पत्नी से पूछा तो उसने वही कहानी सुनाई जो ऑलरेडी उसका भाई पुलिस थाने बता के आया है। अब पुलिस अपनी कश्मकश में पड़ जाती है कि समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार इस घर के अंदर कुछ है भी नहीं। लेकिन एक चीज़ पुलिस को बहुत ज़्यादा परेशान करती है और वो चीज़ ये होती है कि आमतौर पर अगर कोई व्यक्ति अपना गला काटेगा या फिर कोई उसका गला काटेगा तो वो तड़पेगा भी, मिलचेगा भी, इधर उधर उसका डेड बॉडी इधर उधर हो भी सकती है। तो ऐसे में खून के छींटे थोड़ा इधर उधर भी हो सकते हैं और ऐसे में जो आस पड़ोस में अगर कोई सोएगा तो उसको भी पता चलेगा। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है कि इसकी पत्नी को पता ही नहीं चला और सुबह जब उठी तो पता चला कि पति ने अपनी जान दे दी है। लिहाजा इसी बीच में पुलिस वाले नोटिस करते हैं कि जो और बच्चे हैं वो सभी बच्चे नॉर्मल हैं, लेकिन जो 5 साल का बेटा है वो बहुत ज़्यादा सहमा हुआ और बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। अब जैसे ही पुलिस वालों की नज़र उस 5 साल के पवन पर पड़ती है और पुलिस वाले ये ऑब्जर्व करते हैं कि पवन बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, ये नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहा है। इसलिए एक लेडीज़ पुलिसकर्मी जो थी वो उस 5 साल के बच्चे पवन के पास पहुँचती है। पवन से पूछती है कि बेटा तुमने कुछ देखा क्या। अब जो 5 साल का बच्चा था कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं, बस रोए जा रहा है। अब उसके बाद में जो पुलिसकर्मी थी इस 5 साल के बच्चे के लिए 1 कप चाय मंगाती है और चाय मंगाने के बाद में इस 5 साल के बच्चे को वो चाय पिलाई जाती है। बच्चा थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है। अच्छा, इतने में ही जो पूजा थी, जो बलराम की पत्नी थी, वो पुलिस से कहती है कि उसके बच्चे को परेशान ना करें। अब ये बात पुलिस वाले सुनते हैं तो पुलिस वालों को बड़ा अटपटा भी लगता है कि हम कत्ल की छानबीन कर रहे हैं और ये महिला बोल रही है परेशान ना करें। खैर, पुलिस वाले इस महिला की बातों को दरकिनार करते हैं और वो जो महिला पुलिसकर्मी थी उस बच्चे को चुमकाड़ती है, पुचकारती है और उससे पूछती है कि बेटा तुमने कुछ देखा क्या। तो वो बच्चा बताता है कि हाँ मैंने देखा था, मेरे पिता की जो तबीयत थी वो रात से ही ख़राब थी और मेरी माँ ने उन्हें सुई लगाई थी और उसके बाद सुबह को मेरे पापा ने ये कर लिया। अब जैसे ही ये बात पुलिस वाले सुनते हैं, पुलिस वालों का माथा ठनक जाता है कि भाई ये कैसी सुई। तो उस बच्चे से पूछा जाता है कैसी सुई, क्या बात। तो ये बच्चा बताता है कि जब शाम को मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि जो मेरी मम्मा है वो मेरे पापा के सीने पर बैठी हुई है और मैंने उनसे पूछा कि तुम क्या कर रही हो। तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारे पापा की तबीयत खराब है, उन्हें सुई लगा रही हूँ और तुम सो जाओ नहीं तो तुम्हें भी सुई लगा दूंगी। अब मैं डर के सो गया, सुबह उठा तो इस तरीके से पापा ने अपना गला काट लिया। अब जैसे ही ये बात पुलिस वाले सुनते हैं, पुलिस वाले तुरंत समझ जाते हैं कि यहाँ पर जो पत्नी है वो कल्प्रिट है, वो झूठ बोल रही है। लिहाजा उसके बाद में बलराम की पत्नी पूजा को उठाते हैं। उठाने के बाद में सीधा पुलिस थाने लेके पहुँचते हैं और पुलिस थाने ले जाने के बाद में अब पूजा से पूछताछ करते हैं। तो शुरुआत में पूजा इधर उधर की बातें बताती है, फिर पुलिस वाले पूजा के ऊपर थोड़ी सी और सख्ती दिखाते हैं। तो पूजा कहती है कि साहब मेरे पति की जो हत्या की गई है वो मेरी आंखों के सामने की गई है, लेकिन मैं डर गई थी इसलिए पुलिस को कुछ नहीं बता रही थी। अब पुलिस वाले पूछते हैं कैसा डर, क्या बात। तो जो पूजा होती है वो कहती है कि साहब मेरे पति का जो भांजा है आदेश वो घर आया था। आने के बाद में दोनों मामा भांजों के बीच में थोड़ी सी कहासुनी हुई और जब कहासुनी हुई तो उसके बाद में आदेश ने मेरे पति का कत्ल कर दिया और मुझे डराया, धमकाया कि तुम्हारे बच्चों को जान से मार दूंगा अगर तुमने किसी को भी ये बात बताने की कोशिश की। इसलिए साहब मैं डर गई और मैंने सभी लोगों से ये कहा कि मेरे पति ने सुसाइड कर लिया है। अब जैसे ही ये महिला पुलिस वालों के सामने ये बात कहती है तो पुलिस वालों को भी लगता है कि कैसी महिला है, अपने बच्चों की ज़िंदगी के लिए, अपने बच्चों की खुशी के लिए, उनकी उम्र के लिए, उनकी ज़िंदगी सलामत रहे इसलिए अपने पति के कातिल का भी नाम नहीं बता रही है। और कितनी अच्छी माँ है। लिहाजा उसके बाद में पुलिस वाले जो थे वह आदेश की तलाश शुरू करते हैं और फाइनली थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी मशक्क़त के बाद में आदेश को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब आदेश को जब अरेस्ट किया जाता है और जब आदेश से पूछताछ की जाती है तो आदेश ने वो कहानी सुना दी जिसे सुनने के बाद में पुलिस वाले भी एकदम से हैरान हो जाते हैं।
दरअसल जो पूरी कहानी निकल के आती है उस कहानी के हिसाब से ये पूरी कहानी पहुंच जाती है लगभग 6-7 महीने पहले। और शुरू से बात करें तो जो पूजा थी, जब उसकी शादी बलराम के साथ में होती है तो पूजा की उम्र 17 साल के आसपास थी और बलराम उस समय लगभग 25 प्लस था। दोनों की शादी होती है। शादी होने के बाद में ये दोनों एक दूसरे के साथ में अपनी ज़िंदगी बिताना शुरू करते हैं। उनके 4 बच्चे हो जाते हैं। और 6 महीने पहले की बात करें तो पूजा की उम्र लगभग 23 वर्ष के आसपास आ चुकी थी और जो बलराम था वो 30 प्लस जा चुका था। अब ऐसे में पूजा को उसका खुद का पति जो था वो बूढ़ा लगने लगा था। इधर जो भांजा आदेश था उसकी उम्र 22 साल के आसपास थी, पूजा की उम्र 23 साल के आसपास, दोनों हम उम्र थे। अब इसी हम उम्री में ये दोनों एक दूसरे के इतने ज़्यादा नज़दीक आ जाते हैं कि मामी और भांजे इन दोनों के बीच में अवैध रिश्ते बन जाते हैं। अब चूंकि पति बूढ़ा लगने लगा था इसलिए भांजे में वो सुख टटोल रही थी जो उसे अपने पति के अंदर सुख ढूंढना चाहिए था। लिहाजा इस मामी और भांजे के पवित्र रिश्ते के आड़ में ये दोनों एक दूसरे के साथ में फिजिकल रिलेशनशिप बनाने लगते हैं। धीरे धीरे वक्त गुजरता है। जब कभी भी जो बड़ा भाई राजू और छोटा भाई बलराम ये दोनों घर से बाहर जाते, घर के अंदर बस बूढ़ी माँ रहती, बच्चे रहते, तो उसी समय भांजा घर पे आ जाता। अब भांजा था तो ना कोई रोक थी ना कोई टोक थी। आस पड़ोस के मोहल्ले वाले लोग भी समझते कि भांजा आया है, मामी के पास बैठा है, 2-4 बातें कर रहा है, दूर का रहने वाला था। लिहाजा उसके बाद में ये दोनों एक दूसरे के साथ में फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं। लेकिन दोनों को एक दूसरे की आदत कुछ इस कदर लग चुकी थी कि अब आए दिन जो भांजा था अपनी मामी के घर पे आने लगा था। अब जब लगातार आना शुरू करता है तो कहीं ना कहीं लोगों को डाउट भी होता है, बलराम को भी डाउट होता है। लिहाजा बलराम 2-4 बार इधर उधर की कुछ चीज़ें भी देख लेता है, इसलिए उसका अपने भांजे के साथ में झगड़ा भी हो जाता है। भांजे का घर पे आना जाना बंद हो चुका था, लेकिन जो भांजा था अब तक अपनी मामी के इश्क में कुछ इस कदर पागल हो चुका था कि वो किसी भी हाल में अपनी मामी से मिलना चाहता था। लेकिन बलराम ने अपनी पत्नी को काफ़ी ज़्यादा टाइट करके रखा हुआ था। उधर भांजे का आना जाना भी घर पे बंद करा दिया था। लिहाजा चीज़ें अब इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी थी कि जो भांजा था आदेश वो अपनी मामी पूजा से मिल ही नहीं पा रहा था। इसलिए मामी और भांजा यानी दोनों प्रेमी और प्रेमिका मिलकर एक फैसला करते हैं कि क्यों ना हम लोग बलराम को ही रास्ते से हटा दें। अब रास्ते से हटाएं तो कैसे हटाएं? एक महिला एक पुरुष के ऊपर ऐसे काबू पा नहीं सकती। अब भांजा जो है वो ऐसे घर में आ नहीं सकता, इसलिए जो महिला होती है, जो पूजा होती है, ये अपने भांजे आदेश से कहती है कि तुम ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दो और मैं जानती हूँ कि मेरे पति को ऊपर मैं कब काबू पा सकती हूँ। उसके बाद में मैं तुम्हें बुलाती हूँ कि तुम फला फला रात में आ जाना, दरवाजे पे आ जाना, मैं दरवाज़ा खोल दूंगी और उसी दिन मेरे पति बलराम का काम तमाम कर देंगे। अब शाम को जो आदेश था ये अपने एक दोस्त के साथ अपने गांव से निकलता है। उसके बाद में ये लोग रायबरेली पहुंचते हैं। वहाँ पर जाने के बाद में ये लोग शराब वगैरह पीते हैं। उसके बाद ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं रात के समय। इधर जो पूजा थी शाम का खाना खिलाकर बच्चों को सुलाती है। सुलाने के बाद में अपने पति के साथ में इंटीमेट होती है और वो भी इस पोजीशन में कि पति नीचे रहे और खुद ऊपर रहे। तो पति जब नीचे था और ये खुद ऊपर थी और कुछ इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे के उसमें मदहोश हो चुके थे कि जो पति था वो उसको तो कुछ पता ही नहीं था। अब जो पत्नी थी जब उसको लगता है कि उसका पति निढाल हो चुका है तो इसने बिस्तर के नीचे एक दराती रखी हुई थी और उसी दराती को निकालती है और अपने पति के गले पे चला देती है। अब यानी सेक्स के दौरान ही ये अपने पति का कत्ल कर देती है। अब जैसे ही गला कटता है, गला कटने की आवाज़ होती है तो जो आवाज़ वाली नली होती है वो कट जाती है। इंसान बोलने की कोशिश करता है तो घुर घुर की आवाज़ आती है। तो ऐसे ही वो जो बलराम था जब बोलने की कोशिश कर रहा था कटे हुए गले पर, तो 5 साल के बच्चे की आंख खुल जाती है। हालांकि कमरे के अंदर अंधेरा था तो वो कुछ देख नहीं पाता है। पूछता है माँ से, क्या हुआ, तुम ऊपर क्यों बैठी हुई हो? तो जो माँ होती है यानी जो पूजा होती है वो कहती है कि तुम्हारे पिता की तबीयत खराब है और मैं उनको इंजेक्शन लगा रही हूँ, तुम सो जाओ नहीं तो तुम्हारे भी इंजेक्शन लगा दूंगी। बच्चा डर के सहम के सो जाता है। उसके बाद में ये अपने प्रेमी को कमरे के अंदर लेके आती है। कमरे के अंदर ही एक भूसे का छोटा सा ढेर था। उसी ढेर के ऊपर आप नफरत देखिए अपने पति के प्रति। ये अपनी पति की डेड बॉडी के सामने ही अपने प्रेमी के साथ में शारीरिक संबंध बनाती है। एक तरीके से चैलेंज करती है कि अब तुम मुझे रोक कर दिखाओ। और अपने प्रेमी के साथ में फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के बाद में अपने प्रेमी को वहाँ से 9-2-11 कर देती है। उसके बाद में डेड बॉडी के साथ में ही सो जाती है। सुबह को उठती है। उठने के बाद में इस तरीके से नाटक शुरू कर देती है। हालांकि दोस्तों जब पुलिस ने ये पूरी बात सुनी तो पुलिस हैरान थी कि ये महिला पहले क्या बोल रही थी, फिर क्या बोल रही, फिर उसके बाद में इसने क्या बोला। पहले इसने बोला उसके पति ने सुसाइड कर लिया,
बाद में उसने बोला कि उसने अपने पति का ही कत्ल होते हुए देखा है। दरअसल पहले इसने सोचा कि इस तरीके से नाटक करूंगी, मेरा कुछ होगा नहीं। जब ये सोचती है कि मैं पकड़ी जाऊंगी तो सोचती है कि प्रेमी को ही फंसा देती हूँ, लेकिन जब प्रेमी को पकड़ा गया तो उसने सारा राज जो था वो फाश कर दिया। ज़रा आप सोच के देखिए कि एक महिला जिसकी शादी हो जाती है, शादी होने के बाद में उसके 4 बच्चे हो जाते हैं, उसका उसके भांजे के साथ में प्रेम प्रसंग शुरू होता है और वो अपने पति को कुछ इस बेरहमी के साथ में कत्ल करती है कि अपने 4 बच्चों को अनाथ कर देती है और खुद अपनी ज़िंदगी जेल में बिताने के लिए विवश हो जाती है। और भांजा भी मामी के प्यार में कुछ इस कदर अंधा था कि उसने भरी जबानी तबाह कर ली। अब तमाम उम्र ये जेल में रहेगा। बहरहाल दोस्तों, इस तरीके से आज के इस दौर में क्राइम हो रहे हैं। सावधान और सतर्क रहने की ज़रूरत है। आप लोग इस पूरी स्टोरी के बारे में जो भी सोचते हो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। बाकी दोस्तों, कल के दिन आप लोग के कुछ बेहतरीन से कमेंट्स भी थे, वक्त होता है कि आप लोगों के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। दोस्तों, कल के दिन जो कुछ आप लोगों ने कमेंट्स किए थे उसमें राहुल सेठ हैं और ये लिखते हैं, आप चाहें कमेंट्स कम पढ़ा करें पर उनके सीरियसली रिप्लाई दिया करें। आप सिर्फ शुक्रिया बोलते हो जिससे लोग कमेंट्स करना भी छोड़ देते हैं और वीडियो देखना भी छोड़ देते हैं। तो राहुल सेठ जी, अगर कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो कोई बात बोलता है कमेंट्स के अंदर, तो मैं उसके कमेंट्स का उसी तरीके से रिप्लाई करता हूँ और जो महज कमेंट्स कर देता है तो उसका शुक्रिया बोल देता हूँ। खैर, आपने जो कहा है उस पर ध्यान रखा जाएगा। सुल्त्यागी लिखते हैं, आपकी तबीयत सही है सर या कोई और बात है? रेनू सुल्त्यागी, शिवाना बुलंदशहर से। हाँ, तबीयत ठीक है, लेकिन कुछ और प्रॉब्लम्स थी जिनको निपटाया गया है। परिवार में कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स थी, थोड़ा सा गांव में भी थोड़ा काम था, खेतीबाड़ी का भी काम था, तो कुछ दिनों के लिए वहाँ पर गया हुआ था। बाकी सब कुछ ठीक है सुनील त्यागी जी, शुक्रिया आपका कि आपने मुझसे पूछा। ए चौधरी हैं लिखते हैं, शर्मो हया, इज्जत, मान सम्मान तो जैसे कुछ लोगों ने पीछे छोड़ दिया है, समझ में नहीं आता। तो ये चौधरी जी, ये आपने बहुत अच्छी बात कही है। आज के इस दौर में ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं है जिसे इंसान ने खोखला ना किया हो, हर रिश्ते को कलंकित किया गया है। उसके बाद में सलमान मेहंदी हैं और NI करके लिखते हैं, खाली समझ में नहीं आया क्या लिखना चाहते हैं। शुक्रिया भाई, खैर आपका। और नसीर अहमद लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम शहबाज भाई, कैसे हैं आप? नसीर अहमद जी, वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं? उसके बाद में राधे श्याम शर्मा है लिखते हैं, राधे श्याम शर्मा, सिरसी जयपुर राजस्थान से। जीस मजे तूने लिए हैं, उल्फत कौन से गा, इतनी दिनों से सातीर की कहानी मिली क्या, आज भी लोग तन तन में जीते हैं। तो राधे श्याम शर्मा जी, मैंने आपका कमेंट्स तो पढ़ा, लेकिन सच में मुझे समझ नहीं आया कि आप लिखना क्या चाह रहे थे। और आप अगर बेहतर तरीके से लिखेंगे तो मैं शायद समझ पाऊंगा। हो सकता है कि आपने अपने लैंग्वेज में बिल्कुल सही लिखा हो, लेकिन मैं नहीं समझ पाया हूँ। तो कोशिश किया करें कि सरल और सीधे शब्दों में लिखा करें। सलमान मेहंदी एक बेहतरीन सा कमेंट्स करते हैं, शुक्रगुजार हूँ आपका भाई। फरजाना सिद्दीकी लिखते हैं, फ्रॉम लॉन्ग टाइम आई एम हेयरिंग योर स्टोरी। तो फरजाना सिद्दीकी जी, 5 दिन के लिए मैं भी गायब था और खैर आज से रोज़ स्टोरी आएंगी तो आप सुना करें। सोहनलाल सेतिया लिखते हैं, नमस्कार सर जी। तो सोहनलाल सेतिया जी, नमस्कार भैया, कैसे हैं आप? उसके बाद में शिवम राजपूत लिखते हैं, इतने दिन से कहाँ थे सर, वीडियो नहीं आ रही थी, आपकी तबीयत सही है ना आपकी? तो शिवम जी, मैं इतने दिन से था तो घर ही, लेकिन कई बार गांव जाना पड़ा, एक शादी भी थी, ऊपर से जो मोबाइल था वो भी ख़राब हो गया था। तो ऐसे में मोबाइल चेंज किया, डिवाइस चेंज किया, सारी चीज़ें मेनटेन करें तो उसमें समय लग गया। खैर, तबीयत तो ठीक है, आप बताएं कैसे हैं? उसके बाद में दिनेश कुमार लिखते, कमाल की बात है भाई, आप तो अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, ऐसे चैनल थोड़ी चलता है, आप चला रहे हो। दिनेश कुमार बनी पार्क जयपुर से सुनते हैं। तो दिनेश कुमार जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि मैं अपनी मर्ज़ी का मालिक हूँ और कुछ भी मुझे टाइम टेबल की आप लोगों की फ़िक्र नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं भी उतना ही फ़िक्रमंद था, उतनी ही मुझे आप लोगों की याद आ रही थी, बस थोड़ा सा प्रॉब्लम्स थी, इस वजह से वीडियो नहीं आ पाई। खैर, ये कुछ कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। अच्छा, मैं आप लोगों को बता दूं कि अब जो स्टोरी है वो सुबह के लगभग हम लोग 10 साढ़े 10 बजे तक शूट कर लिया करेंगे। तो जो कमेंट्स होंगे आपके वो 10 बजे से पहले तक के पढ़ लिए जाएंगे। अदरवाइज़ जो शाम तक कमेंट्स आएंगे वो हम लोग नहीं पढ़े करेंगे। तो कोशिश किया करें कि आप 10 बजे तक कमेंट्स कर दिया करें। बाकी दोस्तों, मैं मिलता हूँ कल के दिन आप लोगों से किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।